स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार कॉल आ रहे थे कि सर आपका वीडियो क्लास आजकल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हम समस्या में थे। समस्या का समाधान हो गया है। आज बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण नाटक है और कहा जा सकता है इनका अंतिम नाटक भी इसे माना जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक यह क्लास जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट से यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इस बार झारखंड जो सीजीएल है वहाँ भी जो हिंदी सब्जेक्ट लगा हुआ उसमें भी ध्रुव स्वामी नाटक है, तो निश्चित है इससे प्रश्न आने ही है। टीजीटी, पीजीटी, जेपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी यानी हर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, ध्रुव स्वामी नाटक अगर आपका लगा हुआ है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लेखक का संपूर्ण निचोड़ परिचय देखेंगे, यानी लेखक का पूरा परिचय, यानी जितना भी रचनाएं जिस क्षेत्र में उन्होंने काव्य से लेकर, यानी जयशंकर प्रसाद जी काव्य से लेकर कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध जो कुछ है सब कुछ इस लेखक परिचय में देख लेंगे। उसके बाद ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र परिचय देखेंगे। उसके बाद प्रमुख संवादों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद संपूर्ण कथा वस्तु का निचोड़ सारांश को देखेंगे और अंतिम में सबसे बेहतर आपको टॉप 50 MCQ भी देखेंगे। यानी यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ आप ध्रुव स्वामी नाटक को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि पूरा निचोड़ सीरीज है ध्रुव स्वामी नाटक का। चलिए तो प्रारंभ करते हैं ध्रुव स्वामी नाटक को। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो सबको पता है ध्रुव स्वामी नाटक 1933 में इसका रचना काल है। इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी, काशी उत्तर प्रदेश, कहीं वाराणसी भी उत्तर प्रदेश मिलता है। इनका मृत्यु कब हुआ था तो 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। माता और पिता, तो इनकी माता का नाम मुनि देवी और पिता कौन थे तो देवी प्रसाद साहू थे। ऐसी कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके परिवार में तंबाकू का व्यापार था, इसलिए उनको सुंगनी साहू परिवार भी कहा गया है। तो ये प्रसिद्धि जयशंकर प्रसाद से ही जुड़ा हुआ है। अब इनके साहित्यिक गुरु कौन थे तो जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक गुरु मोहनी लाल थे। याद रखना, जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक गुरु कौन थे तो मोहनी लाल थे। अब जयशंकर प्रसाद का उपनाम की चर्चा करते हैं तो इन्होंने जो काव्य रचनाएं किए हैं, इन्होंने साहित्य रचनाएं किए हैं, वो कलाधर और झारखंडी उपनाम से भी किए हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं कि कलाधर किस लेखक का उपनाम है या झारखंडी किसका उपनाम है, तो जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है तो चित्राधार है। साथियों आपको बता दूं हम ध्रुव स्वामी नाटक लेकर आए हैं। अभी हम लेखक का परिचय देख रहे हैं। हम आपको वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले बता दिए थे कि लेखक का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। उसके बाद हम पात्र परिचय में जाएंगे। पात्र परिचय के बाद गीत योजना को देखेंगे। उसके बाद कथा वस्तु जो ध्रुव स्वामी उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का ही परिचय देख रहे हैं, तो वीडियो क्लास से बने रहेंगे, आगे और भी बेहतर होने वाला है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी है तो सावन पंचक है। कौन सी है? सावन पंचक है, जो भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? प्रभात है। कौन सी है? प्रभात है। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, पूरा निचोड़ सीरीज है। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम काव्य कौन सी है तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम काव्य कानन कुसुम है। कौन सी है? कानन कुसुम है। यानी पूरा निचोड़ है, यानी एक एक तथ्य जो जयशंकर प्रसाद से परीक्षा में आते हैं सभी तथ्यों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। आगे है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है तो ग्राम है। कौन सी है तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक हैं, तो क्या चीज के प्रवर्तक है तो सबको पता है छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब हमको यहाँ प्रश्न आप कमेंट में बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कौन आचार्य कौन विद्वान नहीं माने हैं, उसका कमेंट में आप हमको बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। इन्हें इलाचंद्र जोशी, रामकृष्ण दास, सुमित्रा नंदन पंत जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं और सर्वसम्मत द्वारा भी
यानी सर्वसम्मत का यहाँ चर्चा है, तो सर्वसम्मत द्वारा भी छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये भी याद रखना, आनंदवाद दर्शन। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो आनंदवाद दर्शन। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, आगे और भी बेहतर आने वाला है, तो वीडियो क्लास से बने रहेंगे। वीडियो बढ़ाकर तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई का है, ऐसा नहीं कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो बीच में बढ़ा दो। ये पढ़ाई है, एक भी तथ्य आपका छूटेगा आप ही को नुकसान होगा। तो अगला टॉपिक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। आगे है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या है? तो ब्रह्मा हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या है? तो ब्रह्मा हैं। आपको पता होगा कि छायावाद में बृहत्त्रयी है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु और निराला को छायावाद का शंकर कहा जाता है, यानी महेश कहा जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक भाषा क्या है? तो संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा है। संस्कृत निष्ठ यानी खड़ी बोली, इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं जो की है वो संस्कृत निष्ठ है, यानी तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। आगे, प्रसाद जी को 1937 में, कितना में? 1937 में कमायनी महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, प्रसाद जी को कितना में? तो सन 1937 ईस्वी में कमायनी महाकाव्य, इनका जो कमायनी महाकाव्य है एक प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, 15 सर्गों वाला है, तो कमायनी महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब आगे चलते हैं, ये तो जयशंकर प्रसाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं काव्य संग्रह, जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह। तो चित्राधार प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह है, ये भी याद रखना, चित्राधार जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह है। अन्य संग्रह को देखते हैं, उर्वशी जो एक चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। इसका रचना काल 1909 है। वन्य मिलन, प्रेमराज, सभी का देखिए 09 दिए हैं, तो आप उधर 19 लगा लेना, 19 लगा लेना, क्योंकि सारा रचना इनका 1900 से आगे है। तो उर्वशी जो चंपू काव्य है, यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं कि उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? तो चंपू काव्य है। आगे, प्रेम, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या उद्वार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, कमायनी। फिर से देख लीजिएगा, उर्वशी जो चंपू काव्य है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या उद्धार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, कमायनी। कमायनी का याद रखिएगा, कमायनी के विषय में कभी कभी ऐसा होता है कमायनी का रचना काल, तो अगर कमायनी का रचना काल पूछे तो याद रखना, कमायनी का अगर रचना काल पूछे तो 1900 क्या रखना है? किधर चला गया? चलिए यहीं पर थे। तो कमायनी का रचना काल की चर्चा कर रहे थे, तो कमायनी से यहाँ 35-36 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना कमायनी का अगर रचना काल पूछे तो 1900 क्या याद रखना है? 35। और कमायनी का प्रकाशन वर्ष अगर पूछे तो याद रखना 1936। तो दोनों याद रखना, अगर रचना काल पूछे तो 35 सही आंसर होगा और रचना काल पूछे तो 1936 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो इनका काव्य संग्रह रहा। अब जयशंकर प्रसाद जी का हम कहानी संग्रह को देखते हैं। तो इन्होंने 5 कहानी संग्रह इनका 5 कहानी संग्रह हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। छाया में कितनी कहानियाँ हैं? 11। प्रतिध्वनि का कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? तो 15। आकाशदीप में कितनी कहानियाँ हैं? 19। आंधी में कितनी कहानियाँ हैं? तो आंधी का कहानी संग्रह में 11 कहानियाँ हैं। और इंद्रजाल में कितनी कहानियाँ हैं? तो इंद्रजाल कहानी संग्रह में 14 कहानियाँ हैं। अब यहाँ देखिए इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों को भी देख लेते हैं जो परीक्षा में कई बार आते हैं। तो अपराधी, आकाशदीप, गुंडा, ग्राम, छोटा जादूगर, मधुआ,
पुरस्कार, ये क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कहानी है और इन कहानियों से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो इसे आप याद कर लेना। ये सभी कहानी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियों में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास की ओर चर्चा करते हैं। साथियों, आपको पता है कि भूल मत जाना, अभी हम पढ़ा रहे हैं ध्रुव स्वामी नाटक। अभी हम लेखक का परिचय देख रहे हैं। आगे ध्रुव स्वामी नाटक भी आने वाला है जो पूरा निचोड़ के साथ है, इतना बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा जो झारखंड का सीजीएल या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर फिलहाल टेलीग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम चलने के बावजूद भी T20 MCQ सीरीज प्रारंभ हो रही है 1 तारीख से, यानी परसों से प्रारंभ हो रही है, यानी 1/9/2023 से प्रारंभ हो रही है। जिन विद्यार्थियों को उसमें भाग लेना है T20 यानी 20 प्रश्न का जो टेस्ट है प्रतिदिन होगा आपका संपूर्ण सिलेबस से प्रतिदिन, उसे मात्र आपको 80 रुपये देने हैं और 80 रुपये में पूरे 1 महीने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का फ्री टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां जुड़ने के बाद आपको बताएंगे कि आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है। चलिए आगे चलते हैं। उपन्यास की चर्चा करते हैं। तो इनका 3 उपन्यास है, जिसमें से एक उपन्यास इनका इरावती अधूरा उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जिसमें से इरावती क्या है? तो अधूरा उपन्यास है। यहाँ स छूट गया है, इसे स ले लेंगे, पढ़ लेंगे। आपको पता है कि इरावती से ज़्यादा प्रश्न आता है परीक्षा में। जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है? तो याद रखना इरावती। कौन सा? इरावती। ये इनका क्या है? तो प्रसिद्ध उपन्यास है परंतु अधूरा है। आगे बढ़ते हैं, इनका निबंध देखते हैं। काव्य कला इनका प्रसिद्ध निबंध है। अब चलते हैं इनकी नाट्य रचनाएं। कहा जा सकता है जयशंकर प्रसाद नाट्य के क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं, इनकी प्रसिद्धि है। तो इनका नाटकों को देख लेते हैं। प्रायचित 1913, राजश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। यानी इनका अंतिम नाटक जो है वो ध्रुव स्वामी है और इसी नाटक को आज हम इस क्लास में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ याद रखना जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? तो एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? तो ऐतिहासिक नाटककार हैं। अब हम चलते हैं ध्रुव स्वामी नाटक में। सभी विद्यार्थी जो अभी तक जुड़े नहीं जुड़ जाएं वीडियो क्लास से। तो ध्रुव स्वामी नाटक किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। रचना काल इसका कितना है? तो 1933। और ये भी याद रखना ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। नाटक या किस प्रकार का नाटक है? तो ध्रुव स्वामी एक ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। पूरा निचोड़ सीरीज है, एक एक बिंदु को समझेंगे, पूरा निचोड़ यहाँ पर है। इस नाटक में गुप्त वंश की कथा का वर्णन है। किस वंश की कथा का वर्णन है? तो गुप्त वंश की कथा का वर्णन है। प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के कौन से? तो गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से लिया गया है। तो यह जो नाटक का जो कथा वस्तु है, ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु, वो गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से लिया हुआ है। आगे है, यह जो नाटक है वो स्त्री प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है? तो यह स्त्री प्रधान नाट्य कृति है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ध्रुव स्वामी नाम से ही लगता है ये स्त्री के नाम से इस नाटक का नामकरण किया गया है। तो यह जो नाटक है स्त्री प्रधान नाट्य कृति है। इस नाटक के द्वारा लेखक ने नारी चेतना, नारी जागरण के साथ साथ नारी के जीवन की वर्तमान समस्याएं भी उजागर हुई है। यानी इस नाटक में लेखक ने क्या किए हैं? नारी चेतना, नारी जागरण के साथ साथ नारी के जीवन के वर्तमान समस्याओं को भी उजागर किए हैं। यानी महत्वपूर्ण है, नारी जीवन से ही जुड़ा हुआ, इसीलिए इस नाटक को हम नारी प्रधान यानी स्त्री प्रधान नाट्य कृति मानते हैं, क्योंकि इसमें नारियों से ही इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
इस नाटक का नामकरण नायिका ध्रुवस्वामिनी के नाम पर हुआ है। तो याद रखना, ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? ध्रुवस्वामिनी है, और उसी के नाम से इस नाटक का नामकरण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से यह नाटक एक सफल नाटक है। यानी जो ये नाटक है, देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से इसको मान सकते हैं कि यह एक सफल नाटक है। इस नाटक में राजनीतिक प्रपंचता को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखलाया गया है। इस नाटक में राजनीतिक प्रपंचता को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखलाया गया है। तो ये ध्रुवस्वामी नाटक से महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब थोड़ा गुप्त वंश का परिचय भी देख लेते हैं, क्योंकि हम प्रारंभ में बताए थे कि ध्रुवस्वामी नाटक की जो कथा वस्तु है वो गुप्त काल से ली गई है। तो गुप्त काल का थोड़ा सा इसका परिचय ले लेते हैं। तो सबसे पहले श्री गुप्त हुए, जिनका समय 275 से 300 ईस्वी रहा। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, जिनका समय 319 ईस्वी से 335 ईस्वी रहा। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, जिनका समय 335 से 380 ईस्वी रहा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, जिनका समय 380 से 412 ईस्वी रहा। उसके बाद कुमारगुप्त आए, जिनका समय 415 से 455 ईस्वी रहा। और उसके बाद फिर कौन आए? उसके बाद स्कंदगुप्त आए, जिनका समय 455 से 466 ईस्वी से रहा। तो यहाँ से जो ध्रुवस्वामी नाटक निकला है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी यहाँ से निकला है। यानी इसकी कथा वस्तु जो है, ध्रुवस्वामी की कथा वस्तु चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है 380 से 412, यहीं से यह कथा वस्तु ध्रुवस्वामी की है। आप एक और नाटक पढ़े होंगे स्कंदगुप्त, उसकी जो कथा वस्तु कहाँ से है? तो स्कंदगुप्त का समय से है। तो याद रखना, ये गुप्त काल का क्या है? तो परिचय है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवस्वामी से और भी कुछ महत्वपूर्ण है। ध्रुवस्वामी नाटक का नायक, ध्रुवस्वामी नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो ध्रुवस्वामी नाटक का क्या है? नायक है। ध्रुवस्वामी नाटक की नायिका कौन है? तो ध्रुवस्वामिनी ही है। यानी ध्रुवस्वामी नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी ही है, और ध्रुवस्वामी नाटक का नायक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। आप भूल मत जाना, यह जो नाटक है वो नायिका प्रधान नाटक है, यानी स्त्री प्रधान नाटक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवस्वामिनी 3 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? तो 3 अंकों का नाटक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अंकों का नाटक है? तो 3 अंकों का नाटक है। ध्रुवस्वामिनी में मुख्य पात्रों की संख्या 10 है, अन्य गौण पात्र हैं। तो पात्र परिचय अब देखते हैं। पात्र परिचय को हम इस प्रकार लाएं कि आपका कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले गुप्त वंश की ओर कौन कौन है, उनको एक प्रकार एक साथ कर दिए हैं, अनेक तरफ उनको कर दिए हैं। और जो शकदुर्ग की तरफ यानी सकराज की तरफ जो हैं उनको एक तरफ कर दिए हैं। और कुछ दासी प्रहरी हैं, उनको एक अलग रखा गया है। तो यहाँ याद रखना, गुप्त वंश की ओर यानी रामगुप्त यानी चंद्रगुप्त की ओर कौन कौन थे? तो उधर जो पात्र आने वाले चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, शिखर स्वामी, पुरोहित, खड़कधारणी, प्रतिहारी, परिचारिका, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, ये सभी गुप्त वंश की तरफ से थे। यानी हम दोनों को अलग अलग करके आपको बताने का प्रयास किए हैं। इधर शकदुर्ग की ओर यानी सकराज की ओर कौन कौन थे? तो सकराज, कोमा, मिहिरदेव, खिंगल, शक, सामंत, ये सभी क्या थे? तो शकदुर्ग की ओर थे, यानी शकदुर्ग के शिविर से ये सब जुड़े हुए हैं, यानी सकराज की ओर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य पात्र में दासी, प्रहरी, सामंत कुमार और अन्य पात्र सभी क्या हैं? तो अन्य पात्र के रूप में हैं। अब इनमें से जो मुख्य पात्र हैं उन सभी का एक एक करके परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम ध्रुवस्वामिनी का ही परिचय देख लेते हैं, क्योंकि ये नायिका प्रधान नाटक है और ध्रुवस्वामिनी इस नाटक की नायिका है और उसकी पूरा नाटक है उसी के नाम से है। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की क्या है? नायिका है। एक एक बिंदु समझेंगे। ध्रुवस्वामिनी क्या है? तो नाटक की नायिका है। शिखर स्वामी के राजनीतिक छल प्रपंच से रामगुप्त की पत्नी है। यानी ध्रुवस्वामिनी जो है वो शिखर स्वामी के राजनीतिक छल प्रपंच से वो आज क्या हो गई है? तो रामगुप्त की पत्नी है और गुप्त वंश की महादेवी है। याद रखना, ये छल प्रपंच के द्वारा रामगुप्त उसे अपनी पत्नी बना लेता है ध्रुवस्वामिनी को, और गुप्त वंश की महादेवी बना लेता है। ये किसके छल प्रपंच से? तो शिखर स्वामी के छल प्रपंच से। आगे चंद्रगुप्त की वग्धता यानी मंगेतर है, अर्थात इनका जो इनकी जो
ध्रुवस्वामी का जो मंगेतर कौन है, चंद्रगुप्त है, अर्थात चंद्रगुप्त से ध्रुवस्वामी का विवाह होना था। परंतु क्या होता है कि ध्रुवस्वामी का विवाह चंद्रगुप्त से तय भी हो गया था, परंतु रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, रामगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, ने षड्यंत्र करके अपनी पत्नी बना लिया है। यानी ध्रुवस्वामी जो है उसका विवाह किसके साथ होना था, चंद्रगुप्त के साथ होना था। उसकी वाग्दत्ता पत्नी थी, उसकी मंगेतर थी, परंतु रामगुप्त के षड्यंत्र ने क्या किया, उसे अपनी पत्नी को उससे दूर कर दिया। यानी रामगुप्त ने षड्यंत्र करके अपनी पत्नी बना लिया। आगे बढ़ते, सभी महत्वपूर्ण तथ्य ध्रुवस्वामी से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण नाटक ध्रुवस्वामी के केंद्र में रखकर रचित है। यानी संपूर्ण नाटक जो है वो ध्रुवस्वामी को ही केंद्र में रखकर रचित है। ध्रुवस्वामी मन ही मन चंद्रगुप्त से क्या करती है, तो प्रेम करती है। याद रखना, ध्रुवस्वामी जो है वो मन ही मन किससे प्रेम करती है, तो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ध्रुवस्वामी रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। यहाँ भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं कि ध्रुवस्वामी किसकी प्रेमिका है, या ध्रुवस्वामी, तो याद रखना चंद्रगुप्त की। और किसकी पत्नी है, पत्नी जब भी आएगा प्रश्न में तो याद रखना रामगुप्त ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रामगुप्त सकराज के डर से उसका प्रस्ताव क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। यानी कैसा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है उसको देख लेते हैं। तो रामगुप्त सकराज के डर से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। कैसा प्रस्ताव, ध्रुवस्वामी को उपहार देने की वस्तु में देने के लिए संधि। यानी ध्रुवस्वामी को क्या करता है, सकराज प्रस्ताव रखता है कि मुझे उपहार में ध्रुवस्वामी चाहिए। तो वो क्या करता है, डर से, युद्ध के डर से, यानी सकराज रामगुप्त को के जो शिविर है उसको चारों ओर से घेर लेता है और संधि पत्र भेजता है, या तो युद्ध करो या तो फिर ध्रुवस्वामी को मुझे उपहार के रूप में दे दो। तो रामगुप्त युद्ध और मृत्यु के भय से क्या करता है, यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और ध्रुवस्वामी को सकराज के पास भेजने के लिए अनुमति दे देता है। घोषणा कर देता है कि ध्रुवस्वामी उपहार के रूप में सकराज के पास जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, रामगुप्त से ध्रुवस्वामी को सदैव ही निराशा प्राप्त होता है। यानी रामगुप्त से ध्रुवस्वामी को हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो निराशा ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवस्वामी साहसी है, वीर नारी है, जो कठिन समय में भी घबराती नहीं है। आगे, सकराज के शिविर में चंद्रगुप्त के साथ ध्रुवस्वामी भी जाती है। यहाँ ध्यान देना, सकराज के शिविर में, क्योंकि रामगुप्त घोषणा कर देता है कि ध्रुवस्वामी को सकराज के पास जाना है, घोषणा कर देता है। जब उसके बाद जब चंद्रगुप्त उसके पास आता है तो चंद्रगुप्त बोलता है कि तुम्हें नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा सकराज के शिविर ध्रुवस्वामी बनकर। यानी ध्रुवस्वामी चंद्रगुप्त क्या करता है, तो ध्रुवस्वामी का वेश में ध्रुवस्वामी खुद बनकर सकराज के शिविर जाता है, परंतु उसके साथ कौन जाती है, तो ध्रुवस्वामी भी जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे, नाटक के, याद रखना, नाटक के अंत में पुरोहित द्वारा चंद्रगुप्त की पत्नी भी बनती है। यानी नाटक का जब अंत होता है तो पुरोहित यह घोषणा करते हैं कि ध्रुवस्वामी चंद्रगुप्त की पत्नी है और यहाँ की महारानी है। यानी अंत में चंद्रगुप्त की पत्नी वो कब बनती है, तो नाटक के अंत में। अब यहाँ हम देखते हैं ध्रुवस्वामी के जो प्रमुख संवाद है, जो परीक्षा में कई बार आते ही रहते हैं, तो सभी संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले ही बता दिए कि इस क्लास को जो पूरा पढ़ लेगा उसे और भी वीडियो क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा निचोड़ ध्रुवस्वामी नाटक का पूरा निचोड़ सीरीज इसमें है। तो एक एक करके सभी संवादों को देखेंगे। पहला संवाद है, आह राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को क्या करो, पीसने दो। प्रथम अंक में ध्रुवस्वामी कहती है, आह राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। ये प्रथम अंक में वह कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है, ये भी प्रथम अंक में कहती है। कब कहती है, जब रामगुप्त यह
घोषणा करता है कि ध्रुवस्वामी को उपहार के रूप में जाना ही होगा। सभी संवाद महत्वपूर्ण है, सभी संवादों को देखेंगे। किसी को पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत होगी, इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स है और ये आपको भारतीय विजन क्लासेस के पेड टेलीग्राम ग्रुप में इसका प्राइस भी पता चल जाएगा। आगे देखें, अगला संवाद क्या है ध्रुवस्वामी का। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुवस्वामी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये भी प्रथम अंक में ही कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो ध्रुवस्वामी प्रथम अंक में रामगुप्त को कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। ये प्रथम अंक में रामगुप्त को कहती है, जब रामगुप्त यह घोषणा करता है कि तुम्हें सकराज के पास जाना ही होगा। जब वो उसे याचना करती है कि मुझे इसे परेशानी से निवारण युद्ध करो, जब वो नहीं मानता है, जब बोलता है तुम्हें जाना ही होगा सकराज के पास, तब ध्रुवस्वामी रामगुप्त को कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल मर्यादा की या नारी की गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। ये रामगुप्त को गुस्से में कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है ध्रुवस्वामी का, प्रथम अंक में है, वो भी रामगुप्त को ही कहती है, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। वो कहती है, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। याद रखना, यह कन्फ्यूजन मत होना। ये संवाद जो है प्रथम अंक में रामगुप्त को कहा गया है। यहाँ से कन्फ्यूजन वाला सवाल ऐसे आ सकता है कि यह संवाद ध्रुवस्वामी किसे कहती है, तो चंद्रगुप्त भी आपका ऑप्शन में होगा। और बहुत सारे विद्यार्थी जो इसे गहराई से नहीं पढ़ेंगे वे भूल भी कर सकते हैं। याद रखना, मैं तुम्हारी होकर रहूँगी या किसे कही है, तो रामगुप्त को कही है, क्योंकि जब रामगुप्त यह कहता है कि जब सकराज का जो संदेश आता है, संधि पत्र आता है कि ध्रुवस्वामी का मांग हो रहा है, तो अंत में बेचारी हार कर यह कहती है, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। क्योंकि रामगुप्त विलास भरा जीवन जीता था, परंतु उस विलास भरी जीवन में कभी ध्रुवस्वामी शामिल नहीं हुई। वही कह रही है, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया, मेरा अहंकार चूर्ण हो गया, मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। ये प्रथम अंक में रामगुप्त को ध्रुवस्वामी कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये भी प्रथम अंक में रामगुप्त को ही कहती है, मैं उपहार में देने की कोई वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल ललिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, तुम्हारी उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। वो बोलती है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की ललिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ये प्रथम अंक में रामगुप्त को कहती है। और शायद यहाँ पर ही वो एक कटार निकालती है और अपनी आत्महत्या भी करना चाहती है, और इसी समय कौन आता है, तो चंद्रगुप्त आता है, तब वह रुक जाती है, वह आत्महत्या नहीं करती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, अब सब सोच रहे होंगे इतने सारे संवाद एक ही पात्र से लेंगे तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है ध्रुवस्वामी नाटक जो है वो ध्रुवस्वामी से ही जुड़ा हुआ है, तो अधिकतर प्रश्न ध्रुवस्वामी से ही आते हैं। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, प्रथम अंक में चंद्रगुप्त से ही वह कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही भोग लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वह जब चंद्रगुप्त यह कहता है मैं अकेला ही जाऊंगा सकराज के शिविर ध्रुवस्वामी बनकर, तब ध्रुवस्वामी बोलती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही भोग लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वह भी साथ चलने की जिद भी करने लगती है, अंत में जाती भी है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये तृतीय अंक में रामगुप्त से यह संवाद कहा गया है। जब तृतीय अंक, ये अंतिम दृश्य कहा जा सकता है तृतीय अंक का, क्योंकि वहाँ सकराज भी मर चुका है और अंतिम दृश्य है। और क्योंकि सबको पता है कि रामगुप्त ध्रुवस्वामी को कहाँ भेज दिया था, उपहार के रूप में, तो सकराज के पास भेज दिया था, परंतु चंद्रगुप्त के कारण सकराज की मृत्यु होती है। और वहाँ जाने के बाद पुनः रामगुप्त ध्रुवस्वामी को महादेवी कहकर पुकारता है, तब वो गुस्से में कहती है, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ जो सकराज की सैया के लिए
कृतदासी की तरह भेजी गई। यानी वो गुस्से में कहती है, कौन महादेवी? राजा, क्या यह भी मैं महादेवी हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई थी? ये रामगुप्त से वह कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, ये प्रथम अंक में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो प्रथम अंक में एक और महत्वपूर्ण संवाद था जो रामगुप्त से कहती है, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूंगी, मैं अपना जीवन समाप्त करूंगी। और उसी समय वो कटार निकालती है और अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करती है। और उसी समय कौन आता है? तो चंद्रगुप्त आता है, क्योंकि रामगुप्त हत्या के डर से डरता है, यानी मृत्यु के डर से डर जाता है, युद्ध करना नहीं चाहता है। उसी समय बोलती है, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे ना लूंगी, मैं अपनी क्या करूंगी? मैं अपनी जीवन समाप्त करूंगी। प्रथम अंक में रामगुप्त से धुरस्वामिनी कहती है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। ये कब कहती है? ये तृतीय अंक में धुरस्वामिनी का ये कथन आया है। वो कोमा से कहती है, जब कोमा सकराज का शव लेने के लिए धुरस्वामिनी के कक्ष में आती है तो धुरस्वामिनी कहती है, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। ये तृतीय अंक में कहती है कोमा से। ये महत्वपूर्ण संवाद थे धुरस्वामिनी के इस नाटक में। ये सभी संवाद धुरस्वामिनी के ही थे। अब ये याद रखना कि धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त को चंद्रे कहकर पुकारती। कब पुकारती? द्वितीय अंक में जब वो सकराज के शिविर में जाती है तो वहाँ पर चंद्रगुप्त को क्या नाम से पुकारती है? तो चंद्रे कहकर। कि क्या कहकर? तो चंद्रे कहकर। ये थी धुरस्वामिनी का प्रमुख कथन और धुरस्वामिनी का पात्र परिचय। अब चलते हैं चंद्रगुप्त की ओर। चंद्रगुप्त का परिचय देख लेते हैं। धुरस्वामिनी नाटक का क्या है? नायक पात्र है। धुरस्वामिनी नाटक का क्या है? नायक पात्र है। धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त की मंगेतर और प्रेमिका है। धुरस्वामिनी कौन है? तो चंद्रगुप्त की क्या है? मंगेतर है और प्रेमिका है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को यहाँ पर क्या पढ़ना? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र और रामगुप्त का अनुज है। चंद्रगुप्त आखिर कौन है? तो याद रखना, समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र और रामगुप्त के अनुज हैं, यानी छोटा भाई एक प्रकार से कह सकते हैं। आगे, समुद्रगुप्त साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को ही घोषित करते हैं। यानी समुद्रगुप्त जो यशस्वी सम्राट थे, वे गुप्त साम्राज्य का अगला जो योग्य उत्तराधिकारी किसे सौंपते हैं, यानी युवराज किसे घोषित करते हैं? तो चंद्रगुप्त को ही घोषित करते हैं। परंतु रामगुप्त राजनीति प्रपंच द्वारा स्वयं गुप्त वंश का महाराजा बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। समुद्रगुप्त किसे योग्य उत्तराधिकारी घोषित करते हैं? तो गुप्त वंश का तो चंद्रगुप्त को ही घोषित करते हैं। परंतु रामगुप्त क्या करता है? राजनीति प्रपंच द्वारा स्वयं गुप्त वंश का क्या बन जाता है? महाराजा बन जाता है। और इतना ही नहीं, वह धुरस्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लेता है। जिसे भी घोषणा किया हुआ रहता है वो चंद्रगुप्त की पत्नी बनेगी। परंतु रामगुप्त राजनीति द्वारा धुरस्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लेता है और गुप्त वंश का राजा भी बन जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, चंद्रगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है। चंद्रगुप्त क्या है? तो त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो एक साथ राज सिंहासन और धुरस्वामिनी दोनों को भी त्याग करता है। यानी राज सिंहासन का भी त्याग करता है और धुरस्वामिनी का भी त्याग करता है। इसी को कहते हैं त्याग की प्रतिमूर्ति। चंद्रगुप्त एक आत्मसम्मानी, कर्तव्यनिष्ठ, आकर्षक, वीर, साहसी और अनन्य प्रेमी भी है। ये चंद्रगुप्त की विशेषताएं हैं। तो चंद्रगुप्त एक आत्मसम्मानी, कर्तव्यनिष्ठ, आकर्षक, वीर, साहसी और अनन्य प्रेमी भी है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी चंद्रगुप्त का पात्र परिचय देख रहे हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को देख रहे हैं। वह नारी के प्रति गौरव की रक्षा, याद रखना, वह नारी की गौरव की रक्षा के लिए नारी के वेश में सकराज के पास जाकर उसकी हत्या करता है। यानी नारी की गौरव की रक्षा, यानी धुरस्वामिनी की रक्षा के लिए, धुरस्वामिनी के मान सम्मान को बचाने के लिए वह धुरस्वामिनी के वेश में किसके पास जाता है? सकराज के पास जाता है और वहीं पर क्या करता है? सकराज की हत्या भी करता है। तो सकराज किसके द्वारा मारा जाता है? याद रखना, चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे,
नाटक के अंत में वह गुप्त वंश का राजा बनता है और ध्रुवस्वामिनी उसकी पत्नी और गुप्त वंश की महारानी बनती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, नाटक के अंत में वह गुप्त वंश का राजा बनता है और ध्रुवस्वामिनी क्या बनती है, तो उसकी पत्नी और गुप्त वंश की महारानी बनती है। अब यहाँ चंद्रगुप्त के जो प्रमुख कथन है उसको भी देख लेते हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वारा जो प्रमुख कथन कहे गए हैं। पहला, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, इसे नष्ट न करो, ये ध्रुवस्वामिनी से कहता है। ये कब कहता है, जब ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या करने के लिए कटार निकाल लेती है। आगे तृतीय अंक में क्या आया है, वो मंदाकिनी से ध्रुवस्वामिनी कहता है, विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका। यानी सकराज को मार देता है, रामगुप्त वहाँ पहुँच जाता है। अभी वह त्यागशील मनुष्य है और घायल भी है, परंतु घायल अवस्था में वो आ जाता है और मंदाकिनी जब उसे कहती तुम्हें अभी विश्राम करनी चाहिए। मंदाकिनी कौन है, तो मंदाकिनी जो है वो चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। तो अपनी बहन को कहता है चंद्रगुप्त विश्राम, क्योंकि मंदाकिनी कहती तुम्हें अभी और विश्राम करना चाहिए था, तब वह कहता है विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका। ये तृतीय अंक में मंदाकिनी से चंद्रगुप्त कहता है। अगला इस महत्वपूर्ण संवाद चंद्रगुप्त का ही है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ, यह नहीं हो सकता। ये कब ये कथन चंद्रगुप्त के मुख से निकला है, जब उसकी बहन मंदाकिनी जब उसके अंदर स्वाभिमान को जागृत करती है, तब चंद्रगुप्त कहता है मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रमुख पात्र है। तो ये चंद्रगुप्त से जुड़े हुए उसके पात्र परिचय को देखे, चारित्रिक विशेषताओं को देखे, साथ ही साथ जो प्रमुख संवाद चंद्रगुप्त के इस नाटक में आए हैं उसको भी हम देखें। सभी संवाद महत्वपूर्ण है। अब रामगुप्त की ओर चलते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक का क्या है, खलनायक है। क्या है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का खलनायक पात्र कौन है, तो रामगुप्त है। आगे, रामगुप्त गुप्त वंश का कैसा शासक है, एक अयोग्य शासक है। कैसा शासक है, एक अयोग्य शासक है। राजनीतिक छल कपट द्वारा चंद्रगुप्त से उसकी सत्ता हड़प लेता है और उसकी मंगेतर ध्रुवस्वामिनी को क्या करता है, अपना पत्नी बना लेता है। याद रखना, राजनीतिक छल प्रपंच द्वारा क्या करता है, चंद्रगुप्त को उसकी सत्ता भी हड़प लेता है, उसकी सिंहासन को हड़प लेता है, यानी खुद राजा बन जाता है, और उसकी मंगेतर ध्रुवस्वामिनी को भी क्या करता है, तो अपना पत्नी बना लेता है। रामगुप्त विलासी नशे में रहने वाला पात्र है, हमेशा नशे में मदिरा का सेवन करने वाला पात्र है और विलासी है। याद रखना, शिखर स्वामी का कठपुतली है, यानी शिखर स्वामी का कठपुतली, यानी शिखर स्वामी के इशारों पर चलता है। शिखर स्वामी कौन है, तो रामगुप्त का अमात्य है, यानी उसी के जो कहता है उसी कहने पर रामगुप्त चलता है। आगे, वह हमेशा शराबी हालात में हिजड़ों, बोनों और नर्तकियों के से घिरा रहता है। रामगुप्त है जो हमेशा शराबी हालत में अर्थात हमेशा नशे में रहता है और हिजड़ों, बोनों और नर्तकियों से घिरा रहता है, यानी विलासी जीवन व्यतीत करता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जो रामगुप्त से जुड़ा हुआ है। सकराज से युद्ध की डर से सकराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, यानी ध्रुवस्वामिनी को सकराज के पास भेजने की घोषणा कर देता है। समझ में आ गया ना, सकराज के डर से, यानी सकराज उसके पास संधि भेजता है, या तो युद्ध करो या तो ध्रुवस्वामिनी को उपहार के रूप में मेरे पास भेजो। तो क्या करता है, तो युद्ध और मृत्यु के डर से वो क्या करता है, सकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, यानी ध्रुवस्वामिनी को सकराज के पास जाने की घोषणा कर देता है। यानी सकराज और भी मांग करता है, सकराज ध्रुवस्वामिनी के अलावे सामंत कुमारों के लिए गुप्त वंश की स्त्रियों को भी मांग करता है, उसे भी भेजने की घोषणा कर देता है। आगे, शकदुर्ग शिविर में चंद्रगुप्त को छल से मारने का प्रयास भी करता है, परंतु सामंत सैनिकों द्वारा मारा जाता है। यानी शकदुर्ग में शिविर में वह जब देखता है कि अब मेरा कोई चारा नहीं, तो वह क्या करता है, पीछे से जाता है और पीछे से छल से चंद्रगुप्त पर कटार से वार करना चाहता है, परंतु सामंत सैनिकों द्वारा उसे क्या वहीं पर गिरा दिया जाता है। आगे,
रामगुप्त द्वारा कहा गया प्रमुख संवाद। अब रामगुप्त के कुछ प्रमुख संवाद को देख लेते हैं। पहला संवाद है, चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ये प्रथम अंक में प्रतिहारी से कहता है। दूसरा संवाद महत्वपूर्ण है, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख चुप रह। यानी मदिरा का सेवन में रहता है। अचानक प्रतिहारी कहता है कि सकराज ने आपके शिविर को चारों ओर से घेर लिया है या दोनों ओर से घेर लिया है। तो कहता है दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख चुप रह। यह क्या करता है, नशे की हालत में प्रतिहारी को कहता है। अगला महत्वपूर्ण संवाद है, यह भी रामगुप्त का पात्र परिचय, उसकी चारित्रिक विशेषता को देख रहे हैं। अगला है, रामगुप्त आगे क्या कहता है प्रथम अंक में, जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है। यह कब कहता है, चंद्रगुप्त प्रथम अंक में कहता है, जब वह खड़कधारणी से पता करता है कि आज भी धुरस्वामी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, तब यह संवाद उसके मुख से निकलते हैं। किसके मुख से, रामगुप्त के मुख से। एक और संवाद है रामगुप्त का, आह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है, मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। ये प्रथम अंक में धुरस्वामी को रामगुप्त कहता है। यानी वो क्या कहता है, ये कब कहता है, वह उसे सकराज के पास भेजने की घोषणा कर दिया है और वह कहता है, आह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है, मैं नहीं, नहीं तुम मेरी रानी नहीं, नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, तो सकराज के पास जाना पड़ेगा। ये प्रथम अंक में धुरस्वामी को रामगुप्त कहता है। अब चलते हैं चौथा पात्र शिखर स्वामी को देखते हैं। रामगुप्त का अमात्य है, यानी गुप्त वंश का क्या है, वो अमात्य है। रामगुप्त का विश्वास पात्र है, यानी रामगुप्त का विश्वास पात्र, यानी जो कुछ कहता है रामगुप्त उसे मानते जाता है। क्योंकि प्रारंभ में बोल देते रामगुप्त किसका कठपुतली है, शिखर स्वामी का कठपुतली है। और देखिए, धूर्त और प्रवंचना का जीता जागता पुतला है। धूर्त और प्रवंचना का जीता जागता क्या है, पुतला है। चंद्रगुप्त की वग्धता पत्नी को और चंद्रगुप्त का सिंहासन इसी के षड्यंत्र द्वारा रामगुप्त को मिल जाता है। यानी रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का सिंहासन के लावे उसकी पत्नी को जो हथिया लेता है, ये इसी के षड्यंत्र, इसमें षड्यंत्र कौन करता है, तो षड्यंत्र शिखर स्वामी ही करता है। अब इसके प्रमुख संवाद क्या क्या है, शिखर स्वामी के भी कुछ प्रमुख संवाद है। दूत तो अबाध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। क्योंकि जो दूत आया था यह संदेश लेकर, संदेश पत्र लेकर कि शक ने चारों ओर से शिविर को घेर लिया है और वह संधि चाहता है, तो उसी समय बोलता है कि दूत तो अबाध्य होता है। ऐसी कहा गया कि दूत को मारा नहीं जाता, वो अबाध्य है, मतलब उसे उसका वध नहीं किया जा सकता। तब बोलता है दूत तो अबाध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण संवाद है इसका। दूसरा संवाद है, मुझे प्राण दंड दिया जाए, मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। वो एक प्रकार से राजनीति खेल रहा है कि मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। चाहे उसके लिए धुरस्वामी को क्यों ना सकराज के पास भेज दिया जाए, लेकिन राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। प्रथम अंक में वो कहता है, एक प्रकार से उसकी राजनीति का ये भी अंश है। अगला पात्र है पुरोहित। पुरोहित कौन है, तो गुप्त वंश का धर्मशास्त्र का आचार्य है। पुरोहित कौन है, तो गुप्त वंश का धर्मशास्त्र का आचार्य है। धुरस्वामी को चंद्रगुप्त की महारानी घोषित करता है। नाटक के अंत में वो क्या करता है, नाटक के अंत में धुरस्वामी को चंद्रगुप्त की महारानी घोषित करता है, यानी चंद्रगुप्त की पत्नी घोषित करता है। अब पुरोहित का भी एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तृतीय अंक में अंतिम समय में आया है। वह यह घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है, क्योंकि धर्मशास्त्र का आचार्य वो जो घोषणा करेगा वही सबको सुनना पड़ेगा। तो वह घोषणा करता है, जिसने अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं किया, वह क्लीब नहीं तो क्या है। धर्मशास्त्र रामगुप्त से धुरस्वामी को मोक्ष की आज्ञा देता है, यानी धर्मशास्त्र आज्ञा देता है कि धुरस्वामी अब रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त कर लिया, यानी रामगुप्त से उसको तलाक की आज्ञा देता है। ये कब कहते हैं, तो तृतीय अंक में ये अंतिम दृश्य का समय है।
अगला पात्र सकराज, शकदुर्ग का शासक, कूटनीतिज्ञ में कुशल और क्रूर पात्र। रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर कर क्या करता है, रामगुप्त से मनचाही शर्त मनवा लेता है। या कैसा शर्त मनवा लेता है, तो दुर्स्वामी की मांग करता है और साथ ही साथ सामंत सैनिकों के लिए, सामंतों के लिए गुप्त वंश की स्त्रियों की भी मांग करता है। और ये दोनों शर्त क्या करता है, तो मनवा लेता है। किससे, तो रामगुप्त से। अपनी शिविर में चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है, याद रखना। और ये अपनी शिविर में जब चंद्रगुप्त उसके पास ध्रुवस्वामी के वेश में जाता है तो उसकी वहीं पर हत्या करता है। आगे, कोमा सकराज की प्रेमिका है, परंतु ध्रुवस्वामी के आने पर उसकी ओर आकृष्ट होता है। यानी कोमा सकराज की प्रेमिका कौन है, कोमा है। यानी कोमा से सकराज प्रेम करता है। कोमा तो हृदय से सकराज को प्रेम करती थी, परंतु ध्रुवस्वामी के आने पर किसकी ओर आकर्षित हो जाता है, तो आकृष्ट होता है, ध्रुवस्वामी की ओर आकृष्ट होता है। 7वां पात्र है मिहिरदेव। मिहिरदेव कौन है, तो सकराज का आचार्य है। किसका आचार्य है, सकराज का आचार्य है। कोमा के धर्म पिता है, यानी कोमा को पालने वाला कौन है, तो ये मिहिरदेवी है, यानी कोमा के पिता है। ध्रुवस्वामी नाटक का आदर्श स्वरूप पात्र है। कैसा पात्र है, तो ध्रुवस्वामी नाटक का आदर्श स्वरूप पात्र है। रामगुप्त के सैनिकों द्वारा सकराज की लाश ले जाते समय कोमा और इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी जब कोमा ध्रुवस्वामी से सकराज की लाश मांगकर जब उसे ले जाती है तो रास्ते में कोमा और इनकी हत्या रामगुप्त के सैनिकों द्वारा कर दी जाती है। यानी इसकी मृत्यु कब होती, कौन करता है, तो याद रखना मिहिरदेव और कोमा की मृत्यु जो है वो रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा किया जाता है। अगली पात्र कोमा ध्रुवस्वामी नाटक की एक प्रमुख पात्र, एक स्त्री पात्र है। रामगुप्त के सैनिकों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। सकराज की प्रेमिका और मिहिरदेव द्वारा प्रतिपालित पुत्री है और एक निस्वार्थ रूप से एक प्रेमिका भी है जो दिल से किसे प्रेम करती है, सकराज को प्रेम करती है, परंतु इसका भी, यह भी अभागी स्त्री है, इसका जीवन भी अभागा ही रह जाता है और अंत में रामगुप्त के सैनिकों द्वारा इसकी हत्या भी कर दी जाती है। अब कोमा द्वारा कहा गया प्रमुख कथन, इसे याद करना जरूरी है क्योंकि कोमा से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। संसार में बहुत सी बातें अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें भी बुरी मालूम पड़ती है। ये द्वितीय अंक में सकराज को यह कहती है। एक और महत्वपूर्ण इनका संवाद है कोमा का, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। ये सकराज से कहती है क्योंकि सकराज किसका मांग किया था, तो सकराज जो था वह ध्रुवस्वामी की मांग किया था। तो वह अपने आप को कहता है ये राजनीति कुटिज्ञता है, ये राजनीति के कारण ही मैं ध्रुवस्वामी का मांग किया हूँ, वो अब मैं अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। तब वो कहती है कोमा सकराज से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक स्त्री, एक नारी को कुचलने बिना पूरा नहीं हो सकता। ये द्वितीय अंक में सकराज से कहती है। एक और महत्वपूर्ण इनका संवाद है, जब सकराज का शव लेने के लिए वो ध्रुवस्वामी की कक्ष में आती है तो सैनिकों द्वारा जब उसे रोका जाता है तब वह ध्रुवस्वामी से कहती है, क्या कहती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यवस्था न समझोगी। वो ध्रुवस्वामी से कहती कोमा, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यवस्था ना समझोगी। ये तृतीय अंक में ध्रुवस्वामी से कोमा कहती है। तब उसे ध्रुवस्वामी क्या करती है, तब ध्रुवस्वामी सकराज का शव उसे ले जाने की आज्ञा देती है और कहती भी जलो, इस लाश को ले जाकर जलो। ये भी कहती है, इसे ध्रुवस्वामी कोमा को कहती है। अगला पात्र मंदाकिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है, न्यायप्रियता से पूर्ण है, राष्ट्र सेविका है, कर्तव्यनिष्ठ है। यानी ये सारे गुण किसके हैं, तो मंदाकिनी के गुण हैं। गुप्त वंश का सच्चा अधिकारी चंद्रगुप्त को ही मानती है, परंतु रामगुप्त क्या किया हुआ है, तो रामगुप्त को अयोग्य मानती है। दोनों की बहन थी परंतु रामगुप्त को अयोग्य मानती है और गुप्त वंश का सच्चा अधिकारी किसे मानती है, तो चंद्रगुप्त को ही मानती है। नारी जाति के प्रति श्रद्धालु नारी पात्र है, नारी जाति के प्रति इसके मन में पूरा श्रद्धा, क्योंकि यह भी एक नारी है। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को
स्वाभिमान नाटक के अंत में चंद्रगुप्त का स्वाभिमान जागृत करती है और ध्रुवस्वामिनी को भाभी कहकर संबोधित करती है। नाटक के अंत में जब चंद्रगुप्त बोलता है कि मैं अब मेरा काम हो गया, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तब वह चंद्रगुप्त के अंदर जो स्वाभिमान है उसे वो जागृत करती है और ध्रुवस्वामिनी को भाभी भी कहकर संबोधित करती है। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ध्रुवस्वामिनी को भाभी कहकर कौन संबोधित करती है, तो मंदाकिनी। क्यों भाभी कहती है? क्योंकि मंदाकिनी के भाई कौन थे? चंद्रगुप्त भी थे और रामगुप्त भी था, दोनों। तो चंद्रगुप्त की अगर पत्नी बनेगी तो मंदाकिनी की कौन हुई? भाभी हुई, इसलिए भाभी कहकर संबोधित करती है। अब इसका भी एक संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब नाटक के अंत में जब इसे डराया जाता है तब क्या बोलती है? रामगुप्त के द्वारा जब डराया जाता है तब कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। ये तृतीय अंक में रामगुप्त से कहती है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। अगला पात्र है खड़कधारिणी। पूरा निचोड़ से आपको बता रहे हैं, एक एक पात्र को समझते जाइएगा। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे प्राप्त करनी है, या फिर नंबर से डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। पेड है। पीडीएफ क्या है? पेड है। अगला पात्र खड़कधारिणी कौन है? तो रामगुप्त की गुप्तचर है। और ये खड़कधारिणी का जो पात्र है वो प्रारंभ में ही आता है। जब नाटक का प्रारंभ प्रथम अंक में होता है तो ध्रुवस्वामिनी के पीछे पीछे कौन आती है? खड़कधारिणी ही आती है, जो नंगी तलवार लिए हुए है और एक प्रकार से उससे ध्रुवस्वामिनी से चंद्रगुप्त के प्रति जो ध्रुवस्वामिनी का जो प्रेम है उसे वो जानने का प्रयास करती है। और किसकी आज्ञा से? तो रामगुप्त की आज्ञा से। आगे खिंगल कौन है? शकराज का संदेशवाहक है। कौन है? खिंगल शकराज का संदेशवाहक है। और यही खिंगल शकराज का वह संधि पत्र संधि संदेश लेकर रामगुप्त के शिविर में जाता है। तो शकराज क्या है? तो खिंगल क्या है? तो खिंगल जो है वो शकराज का संदेशवाहक है। रामगुप्त के दरबार में दूत बनकर पत्र ले जाने वाला पात्र भी यही है। कौन सा पत्र? तो संधि पत्र। संधि पत्र तो आपको पता ही है, बार बार मैं कई बार बोल चुका हूँ। अब कुछ अन्य पात्र हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुबड़े, हिजड़े, बोने, ये सभी क्या हैं? तो ये अन्य पात्र हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के और भी कुछ पात्र हैं। ये जो पात्र हैं याद रखना, कुबड़े, हिजड़े, बोने, ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के हास्य पात्र, हंसाने का प्रयास किए, दर्शकों को हंसाने का प्रयास किए हैं। अन्य में सामंत कुमार, प्रतिहारी, प्रहरी, नर्तकियाँ, ये सभी क्या हैं? तो ध्रुवस्वामिनी के अन्य पात्र हैं। अभी हम पात्र परिचय को देख लिए। मुझे उम्मीद है कि पात्र परिचय आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पात्र परिचय के बाद गीत योजना को भी देख लेते हैं। इसके बाद गीत योजना के बाद कथा वस्तु को देखेंगे एक एक अंक लेकर। थोड़ा सा वीडियो क्लास जरूर लंबी हो रही है, परंतु याद रखना पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में आपको मिल रहा है। आपको दो वीडियो अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में इतना कुछ आपको मिल रहा है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब गीत योजना को देख लेते हैं। गीत योजना में क्या है? ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत आए हैं? तो 4 गीत। याद रखना कितने गीत आए हैं? 4 गीत। अब ये गीत कौन कौन गाए? तो कोमा 1 गीत गाई है, मंदाकिनी 2 गीत गाई है और नर्तकियों द्वारा 1 गीत गाया गया है। तो कोमा द्वारा 1 गीत, मंदाकिनी 2 गीत और नर्तकियों द्वारा 1 गीत गाया गया है। तो कुल 4 गीत। अब ये गीत देखिए कब कब आया है? तो मंदाकिनी का 2 गीत कौन कौन सा है? परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित आएगा। या कसक भरे, या कसक यहाँ पर भ है, या कसक भरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे शीतलता फैलाता बह जा। ये प्रथम अंक में ये गीत किसका है? प्रथम अंक में मंदाकिनी का गीत आया है। दूसरा गीत है मंदाकिनी का, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। दूसरा क्या है? पैरों के नीचे जलधर हो और बिजली से उनका खेल चले। ये भी प्रथम अंक में आया है। याद रखना प्रथम अंक में 2 गीत आया है। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसका जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक में 2 गीत आया है और दोनों गीत किसका है? तो मंदाकिनी का है। किसका है? मंदाकिनी का दोनों गीत है। पहला गीत यह कसक भरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे शीतलता फैलाता बह जा, और दूसरा गीत आया है पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। ये दोनों गीत प्रथम अंक में मंदाकिनी द्वारा गाया गया है। कोमा 1 गीत गाई है। कौन सी गीत गाई है? यौवन तेरी चंचल छाया। प्रारंभ से देखना, प्रारंभ जहाँ होगा यौवन तेरी चंचल छाया, ये किसका गीत? ये गीत है, ये द्वितीय अंक में कोमा का गीत है। किसका गीत है?
कोमा का गीत है। द्वितीय अंक में एक और गीत आया है, नर्तकियों द्वारा गाया गया है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है, ये किसकी है? तो ये नर्तकियों द्वारा गाया गया है द्वितीय अंक में। तो कुल मिलाकर 4 गीत जो आए हैं, प्रथम अंक में 2 गीत और दूसरा अंक में भी 2 गीत, यानी प्रथम और द्वितीय अंक में 2-2 गीत आए हैं और तृतीय अंक में कोई गीत नहीं आया, ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं कथा वस्तु की ओर। कथा वस्तु चलते हैं, प्रथम अंक पर चर्चा करते हैं। तो कथा वस्तु प्रथम अंक, शिविर का पिछला भाग। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है प्रारंभ वाला उसको भी ले लिए हैं। शिविर का कौन सा भाग? पिछला भाग। ये किसका शिविर है? प्रथम अंक में याद रखना, यह जो शिविर है रामगुप्त का शिविर है, क्योंकि प्रथम अंक रामगुप्त के साम्राज्य से शुरू होता है, ये भी याद रखना। शिविर का पिछला भाग, पीछे पर्वतमाला है, चंद्रताप है, रेशमी डोरियाँ हैं, 2-3 सुंदर मंच भी रखे हुए हैं। यानी पिछला, ये क्योंकि नाटक में, क्योंकि जब इस पर नाटक खेला जाएगा तो इसी के आधार पर पीछे का सजावट, यानी रंगमंच का जो पीछे का भाग है उसका सजावट इसी के आधार पर किया जाएगा। आगे, शिविर के कोने से धुरस्वामी प्रवेश करती है और उसके पीछे पीछे रामगुप्त की गुप्तचर खड़गधारनी नंगी तलवार लिए आती है। यानी शिविर के कोने से कौन प्रवेश करती है? प्रथम अंक में धुरस्वामी प्रवेश करती है और उसके पीछे पीछे रामगुप्त की गुप्तचर खड़गधारनी नंगी तलवार लिए आती है। खड़गधारनी रामगुप्त के कहने पर धुरस्वामी से चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम को जानने का असफल प्रयास करती है। यानी आपको प्रारंभ हम बताए थे इसके पहले कि खड़गधारनी जो धुरस्वामी के पास आती है और उसे उसके प्रति, यानी धुरस्वामी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को जानने का प्रयास करती है। खड़गधारनी के बातों से रामगुप्त को यह बात का निश्चय हो जाता है कि धुरस्वामी आज भी मन से चंद्रगुप्त को क्या करती है? प्रेम करती है। यानी खड़गधारनी के बातों से यह रामगुप्त को यह निश्चित हो जाता है रामगुप्त कि आज भी धुरस्वामी किससे प्रेम करती है? तो चंद्रगुप्त से मन से प्रेम करती है। शिखर स्वामी से सकराज का संदेश आया है कि सकराज या तो युद्ध करना चाहता है या आपसे संधि करना चाहता है। यानी सकराज यह खबर बताता है कि यह सूचना आया है सकराज द्वारा, क्योंकि सकराज क्या किया है, चारों ओर से यानी दोनों ओर से शिविर को घेर लिया है और वह संदेश भेजा है। वह संदेश भेजा अपने दूत से। क्या संदेश भेजा है? ये सब शिखर स्वामी रामगुप्त को बताता है कि या तो युद्ध करे या तो संधि करे। ये 2 प्रस्ताव शिखर स्वामी किसे बताता है? तो रामगुप्त को बताता है। सकराज संधि प्रस्ताव में उपहार के रूप में धुरस्वामी और सामंत कुमारों के लिए स्त्रियों का मांग करता है, जिसे रामगुप्त युद्ध और मृत्यु के भय से स्वीकार कर लेता है। यानी सकराज जो है संधि प्रस्ताव में उपहार के रूप में धुरस्वामी और सामंत कुमारों के लिए स्त्रियों का मांग करता है, जिसे रामगुप्त क्या करता है? तो रामगुप्त युद्ध और मृत्यु के भय से स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जो सकराज है वो संधि बोलता है, या तो युद्ध करो या तो उपहार के रूप में धुरस्वामी और सामंतों के लिए अपनी स्त्रियों को मेरे पास भेज दो, तब युद्ध नहीं करूँगा। परंतु युद्ध और मृत्यु के भय से वह यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। प्रथम अंक की कथा वस्तु है, सभी निचोड़ कथा वस्तु है। मंदाकिनी रामगुप्त को इस फैसला पर निंदा करती है। मंदाकिनी जो रामगुप्त की बहन है और रामगुप्त जो यह फैसला लेता है इस पर वो बहुत ही निंदा करती है। कौन करती है? मंदाकिनी। आगे, धुरस्वामी अपनी आत्म गौरव की रक्षा के लिए आत्महत्या करना चाहती है, परंतु उसी वक्त चंद्रगुप्त के आ जाने से आत्महत्या नहीं करती है। जब धुरस्वामी को लगता है कि मेरी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है तो आत्महत्या करना चाहती है, परंतु उसी समय चंद्रगुप्त आ जाती है, तब वह आत्महत्या नहीं करती है। आगे, चंद्रगुप्त धुरस्वामी के वेश में, किसके वेश में? तो चंद्रगुप्त स्वयं धुरस्वामी के वेश में धुरस्वामी के साथ लेकर सकराज के शिविर में जाता है। ये प्रथम अंक में अंतिम दृश्य है। अंतिम दृश्य में क्या है? चंद्रगुप्त खुद धुरस्वामी का वेश बना लिया है और धुरस्वामी को साथ लेकर सकराज के शिविर जाता है। ये प्रथम अंक कथा वस्तु संक्षेप में था। प्रथम अंक में कौन कौन पात्र आए? धुरस्वामी, खड़गधारनी, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रतिहारी, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, हिजड़ा, कोना, परिचारिका और दासी, ये सभी प्रथम अंक में सभी पात्र आए हैं। प्रथम अंक में कितने गीत आए हैं? तो प्रथम अंक में 2 गीत आए हैं। दोनों गीत किनकी है? तो
मंदाकिनी की है। प्रथम अंक में 2 गीत आए, दोनों गीत किन की है? तो मंदाकिनी की है। अब द्वितीय अंक में चलते हैं। एकदम संपूर्ण कथा वस्तु का निचोड़ है। आप MCQ बनाकर देखना, निश्चित है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अंक का जो दृश्य है वो शकदुर्ग के भीतर का भाग है। अब दूसरा अंक जो है वो शकराज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? शकराज से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा अंक जो है शकदुर्ग के भीतर का भाग, कैसा भाग वो उधर है? वो स्थल है, खंभों का एक ढलान है, छोटी छोटी 2 सीढ़ियां हैं, लकड़ी का सिंहासन है और तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे भी उसमें लगे हुए हैं। कोमा प्रवेश करती है और महाराज के युद्ध विग्रह को लेकर सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगती है। कोमा सबसे पहले कौन प्रवेश करती है? तो कोमा प्रवेश करती है और महाराज के युद्ध विग्रह को लेकर सीढ़ियों पर बैठकर वह सोचने लगती। कोमा कौन है? तो महाराज यहाँ किसके लिए आया है? तो शकराज के लिए आया है। किसके लिए आया है? शकराज के लिए। और शकराज के युद्ध विग्रह को लेकर सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगती है, क्योंकि कोमा शकराज की प्रेमिका है। कोमा शकराज की प्रेमिका है, परंतु शकराज का ध्रुवस्वामिनी के प्रति आकर्षण भाव देखकर बहुत ही दुखी है। यानी कोमा शकराज की प्रेमिका है, परंतु शकराज का ध्रुवस्वामिनी के प्रति आकर्षण भाव को देखकर बहुत ही दुखी है। कौन दुखी है? तो कोमा दुखी है। कोमा शकराज को समझाने का प्रयास करती है, परंतु शकराज पर इसका कोई असर नहीं होता है। यानी कोमा जो है शकराज को समझाने का भी प्रयास करती है, परंतु शकराज पर इसका कोई असर नहीं होता है। खिंगल यह खबर लेकर शकराज के पास आता है कि रामगुप्त ने अपनी संधि प्रस्ताव स्वीकार कर ली है और ध्रुवस्वामिनी आपकी सेवा में उपस्थित होने जा रही है। क्या संदेश खिंगल लेकर आया है? यह लेकर आया है कि रामगुप्त ने आपकी संधि प्रस्ताव स्वीकार कर ली है और ध्रुवस्वामिनी आपकी सेवा में उपस्थित होने जा रही है, परंतु वह आपसे अकेले में भेंट करना चाहती है। यह खिंगल बताता है। खिंगल कौन है? तो शकराज का संदेशवाहक है। तो वह यह बात को बताता है। किसे? तो शकराज को। आगे, शकराज का आचार्य मिहिरदेव भी इस भयंकर तूफान से बचने की सलाह देते हैं। यानी शकराज को आचार्य मिहिरदेव भी इस भयंकर तूफान से बचने का सलाह देते हैं, परंतु यह सफल रहते हैं और अपनी बेटी कोमा को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि शकराज कौन है? तो शकराज के आचार्य मिहिरदेव हैं। वे भी क्या करते हैं? शकराज को सलाह देते हैं इस भयंकर तूफान से बचने के लिए, परंतु उसकी भी बात, यानी अपने आचार्य की भी बात शकराज नहीं मानता है। अंत में वो अपनी बेटी जो कोमा जो है वो शकराज की प्रेमिका है, वो अंत में अपनी बेटी कोमा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमा और मिहिरदेव के जाने के बाद चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी की वेश में, किसके वेश में? तो चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी शकराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं। और चंद्रगुप्त किस वेश में है? तो ध्रुवस्वामिनी की वेश में है। तो दोनों प्रवेश करते हैं। चंद्रगुप्त और शकराज के बीच युद्ध होता है उसी शिविर में, उसी कक्ष में, और शकराज की मृत्यु हो जाती है। शकराज की मृत्यु किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा हो जाती है। बाहर दुर्ग में चारों ओर ध्रुवस्वामिनी की जय के नारे लगते हैं। यानी ये द्वितीय अंक का अंतिम दृश्य है, जब अंतिम दृश्य में शकराज की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त के द्वारा। बाहर दुर्ग में चारों ओर कोलाहल मच जाता है और हर तरफ ध्रुवस्वामिनी की जय के नारे लगते हैं। अब इस अंक में कौन कौन से पात्र आए हैं? कोमा आई है, शकराज, खिंगल, सामंत, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और प्रहरी, ये सभी पात्र द्वितीय अंक में आए हैं। अब द्वितीय अंक में भी 2 गीत आए हैं। टोटल तो 4 ही गीत थे। 2 गीत प्रथम अंक में। 2 गीत कौन कौन से गीत? तो एक कोमा का गीत और एक नर्तकियों का गीत। अब चलते हैं तृतीय अंक में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले निश्चित है वो अंतिम वीडियो क्लास का अंतिम समय तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं वीडियो क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा निचोड़ है। इसका कथा वस्तु भी हम इस प्रकार लेकर आए हैं कि सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें समाहित हैं। चलिए चर्चा करते हैं। शकदुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ, द्वितीय अंक कैसा है? तो शकदुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ है। 3 मंचों में एक मंच पर ध्रुवस्वामिनी अधरों पर उंगली लगाए चिंता में बैठी हुई है। याद रखना,
शकदुर्ग का भीतर का प्रकोष्ठ है, क्योंकि शकदुर्ग का जो शासक वो तो मर चुका है। 3 मंचों में एक मंच पर धुरस्वामी खुद बैठी हुई है और अपने अधरों पर अर्थात अपने ओठों पर उंगली लगाए चिंता में, यानी चिंता में सोच रही है, बैठी हुई है चिंता में। विजय का समाचार सुनकर रामगुप्त भी दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। जब रामगुप्त को पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने शकराज को मार दिया, तो वो भी विजय का समाचार सुनकर क्या करता है, दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। मंदाकिनी प्रकोष्ठ में प्रवेश कर धुरस्वामी की जीत की बधाई देती है और भाभी कहकर भी संबोधित करती है। मंदाकिनी भी प्रवेश करती है प्रकोष्ठ में और धुरस्वामी को जीत की बधाई देती है और भाभी कहकर भी संबोधित करती है। कोमा धुरस्वामी से आदेश पाकर शकराज के शव को वहां से ले जाती है, परंतु जाने के क्रम में रामगुप्त के सैनिकों द्वारा कोमा और उनके पिता मिहिरदेव की हत्या कर दी जाती है। यानी कोमा, उसके बाद कोमा का प्रवेश होता है, कोमा आती है और शकराज का शव लेकर वहाँ से जाती है धुरस्वामी की आज्ञा से, और जब वहाँ से ले जाती है तो रास्ते में रामगुप्त के सैनिकों द्वारा कोमा और मिहिरदेव की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। आगे रामगुप्त पुनः धुरस्वामी को अपनी रानी और अपनी पत्नी बनाना चाहता है, परंतु पुरोहित धर्मशास्त्र के नियम से रामगुप्त को अयोग्य घोषित करते हैं। याद रखना, रामगुप्त पुनः धुरस्वामी को महारानी भी कहता है और वो अपनी पत्नी पुनः बनाना चाहता है, परंतु पुरोहित जो हैं, जो धर्मशास्त्र के आचार्य हैं यानी गुप्त वंश के, वे यह घोषणा करते हैं कि रामगुप्त अब धुरस्वामी के लिए अयोग्य है। अब धुरस्वामी को उससे तलाक मिलता है, यानी धुरस्वामी को अयोग्य घोषित करते हैं। बोलते हैं कि तुम अब धुरस्वामी का पति और इस प्रदेश का, इस वंश का तुम राजा नहीं बन सकते। उसे पुरोहित अयोग्य घोषित करते हैं। आगे चंद्रगुप्त वहां से वापस लौटना चाहता है। अब चंद्रगुप्त वहां से वापस लौटना चाहता है, परंतु मंदाकिनी चंद्रगुप्त के अंदर छिपी स्वाभिमान को जागृत करती है, जिससे अनुयायी चंद्रगुप्त के विरोध में खड़ा हो जाता है। यानी चंद्रगुप्त वहां से जाने लगता है, तब मंदाकिनी उसके अंदर की छिपी स्वाभिमान को जागृत करती है। तब वो क्या करता है, अनुयायी रामगुप्त, ये जो रामगुप्त है वो अनुयायी है, उसके विरोध में फिर पुनः वह खड़ा हो जाता है। अब आगे देखिए, रामगुप्त चंद्रगुप्त के पीछे से छल से कटार से मारना चाहता है, परंतु सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त पर प्रहार करके वहीं गिरा दिया जाता है। अब जब रामगुप्त को लगता है कि अब कोई मेरे साथ नहीं है, अब मेरा कोई चारा नहीं, तो चुपके से चंद्रगुप्त के पीछे चला जाता है और पीछे से छल से उसे अपने कटार से मारना चाहता है, परंतु वहीं पर सामंत कुमार आकर क्या करता है, रामगुप्त पर प्रहार करके उसे वहीं गिरा देता है। चारों ओर जय जयकार होती है। चारों ओर क्या होती है, जय जयकार होती है। राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। क्या क्या जय जयकार होती है, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी धुरस्वामी की जय। दोनों नारे एक साथ लगते हैं, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी धुरस्वामी की जय। और इसी के साथ ये नाटक भी क्या होता है, नाटक की कथा वस्तु समाप्त होता है। अब धुरस्वामी नाटक से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। धुरस्वामी नाटक में नारी की शोषण अत्याचार की समस्या, याद रखना, धुरस्वामी नाटक में नारी की शोषण, अत्याचार की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, पुनर्विवाह की समस्या, नारी उत्थान की समस्या इत्यादि का चित्रण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। धुरस्वामी नाटक में नारी के शोषण, अत्याचार की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, पुनर्विवाह की समस्या, नारी उत्थान की समस्या इत्यादि का क्या हुआ है, तो चित्रण हुआ है। धुरस्वामी जो नाटक है वो नायिका प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है, नायिका प्रधान नाटक है। धुरस्वामी और चंद्रगुप्त तीनों अंक में मौजूद रहते हैं, यानी पूरा नाटक में सिर्फ धुरस्वामी और चंद्रगुप्त ऐसे पात्र हैं जो प्रथम अंक में भी रहते हैं, द्वितीय अंक में भी रहते हैं और तृतीय अंक में भी, यानी तीनों अंकों में मौजूद रहते हैं। इसीलिए धुरस्वामी को नाटक का नायिका और चंद्रगुप्त को नाटक का नायक माना गया है। आगे धुरस्वामी नाटक के आधार का आधार जो ग्रंथ है, याद रखना, धुरस्वामी जो यह नाटक है इसका आधार ग्रंथ कौन है, तो विशाख दत्त की जो नाटक है देवी चंद्रगुप्त है।
यानी जयशंकर प्रसाद ने दुर्स्वामी जो नाटक लिखे हैं किसके आधार पर लिखे हैं, तो देवी चंद्रगुप्त, ये विशाख दत्त की नाटक है, उसके आधार पर दुर्स्वामी नाटक की रचना किए हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, देवी चंद्रगुप्त नाटक में ध्रुवस्वामी का नाम क्या रहता है, ध्रुव देवी रहता है। क्या रहता है, ध्रुव देवी रहता है। ध्रुवस्वामी का नाम किस नाटक में, देवी चंद्रगुप्त की नाटक, देवी चंद्रगुप्त नाटक किसकी नाटक है, विशाख दत्त की नाटक है। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं कि ध्रुवस्वामी नाटक आधार ग्रंथ कौन सा है, तो देवी चंद्रगुप्त नाटक। कौन सा नाटक, देवी चंद्रगुप्त नाटक। या फिर ध्रुवस्वामी नाटक आधार ग्रंथ किनका किनका आधार ग्रंथ है, तो विशाख दत्त जी का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्त, उसी के आधार पर ध्रुवस्वामी नाटक की रचना हुई है। मुझे उम्मीद है साथियों कि यह वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा जितना हो सके उसे शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है, वहां से हमसे जुड़े। वहां आपको एक से बढ़कर एक नई अपडेट मिलते रहेंगे, परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी वहां से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।